गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन का सम। एडिशनल डेप्रिसिएशन का सम स्टार्ट करने से पहले तीन बात जहन में रखो। पहली बात कि एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है और उसका रेट है 20%। लेकिन अगर 180 दिन से कम यूज़ होगा तो वो 10% होगा। दूसरी बात, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे इस्टेब्लिश है, किसी बैकवर्ड एरिया पे, तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 35% के हिसाब से मिलेगा और अगर 180 दिन से कम यूज़ हुआ है तो 17.5%। तीसरा बात, एडिशनल डेप्रिसिएशन उसी साल में मिलेगा जिस साल में वो परचेस होगा। चौथा बात, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ मशीन पे मिलेगा, फर्नीचर या फिर किसी ऑफिस अप्लायंसेस पे नहीं मिलेगा। अगर आप मशीनरी ऑफिस में यूज़ करते हो तो भी आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको मशीनरी सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे यानी फैक्ट्री पे इस्तेमाल करना है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सम। देखिए, ए लिमिटेड अ न्यूली फॉर्म्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज़ फर्निश यू द फॉलोइंग डिटेल्स टू कंप्यूट एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये उसके एसेट्स हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब उसने कब कब खरीदा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने पे ख़रीदा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना कितना लगा है, यानी उस कंपनी ने कितना कितना चार्ज किया है। अब आपको पता करना ये है कि आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, कंपनी जितना किया उतना करोगे या फिर कुछ और करोगे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। Statement showing eligibility and computation of additional depreciation for the assessment year 2020-21। अब assessment year पूरा लिखिएगा। Assets, rate, cost, additional depreciation, remarks, amount rupees। सबसे पहले प्लांट ए 1/7/2019 को ख़रीदा गया। फाइनेंशियल ईयर एंड 2020-21 पे यानी 31 मार्च 2021 को। इसका मतलब ये 180 दिन से ज़्यादा रहा है बिजनेस पे। कितने का है? 3 लाख का। कंपनी ने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 15%, लेकिन एक्चुअली में कितना होना चाहिए था? 20%। प्लांट ए 20%, 3 लाख का 60,000। उसके बाद प्लांट बी 5/7/2019, ये भी 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है, लेकिन कंपनी ने इस पर 100% डेप्रिसिएशन दिखा दिया है। इसका मतलब और हमें डेप्रिसिएशन दिखाना नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा 100% का बेनिफिट ले चुका है। प्लांट बी नॉट अलाउड, 2 लाख का वैल्यू था। एज एसेट्स इज 100% डेप्रिसिएशन अमाउंट में डैश। उसके बाद देखिए प्लांट सी सेकेंड हैंड। आपको हम पहले ही बताए थे कि न्यू मशीन पे मिलेगा और ये सेकेंड हैंड मशीन है, इसलिए इस पर नहीं मिलेगा। प्लांट सी सेकेंड हैंड नॉट अलाउड एज प्लांट इज़ नॉट अ न्यू एसेट्स। उसके बाद है प्लांट डी 15/1/2020 को ख़रीदा गया। ये आपका 180 दिन से कम यूज़ हुआ। कंपनी ने कितना दिया डेप्रिसिएशन? 15%, लेकिन देना कितना चाहिए था इसको? 10%, क्योंकि ये 180 दिन से कम यूज़ हुआ है। चलिए हम लोग सही करते हैं। प्लांट डी 10%, 5 लाख का। एज एसेट्स वॉज पुट टू यूज़ फॉर लेस दैन 180 डेज। आपका 180 दिन से कम यूज़ हुआ है, इसलिए 50,000 का डेप्रिसिएशन। उसके बाद प्लांट डी हो गया। प्लांट ई के बाद है फर्नीचर। फर्नीचर चूँकि एसेट्स नहीं है, इसलिए उस फर्नीचर चूँकि प्लांट नहीं है, इसलिए उसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फर्नीचर नॉट अलाउड, 1 लाख का। एज एडिशनल डेप्रिसिएशन इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी। आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है। उसके बाद देखो बाबू, एयर कंडीशनर यूज इन फैक्ट्री। एयर कंडीशनर भी इज़ अ टाइप ऑफ मशीनरी। ये आपका फैक्ट्री में यूज़ हुआ है 15/12/2019 को, जो कि 180 दिन से कम है। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया कंपनी वालों ने? 15%, लेकिन 180 दिन से कम है, कितना परसेंट होना चाहिए था? एज पर रूल 10%। एयर कंडीशनर यूज इन फैक्ट्री इज़ लाइक अ मशीनरी, 10%, 2 लाख का। एज एसेट्स वॉज पुट टू यूज़ फॉर लेस दैन 180 डेज, 20,000। उसके बाद देखिए मशीनरी यूज इन ऑफिस। इस पर नहीं मिलेगा, क्योंकि मशीनरी सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में यूज़ होगा तो ही मिलेगा, ऑफिस में यूज़ होने से नहीं मिलेगा। मशीनरी यूज इन ऑफिस नॉट अलाउड, 2 लाख का। एज एडिशनल डेप्रिसिएशन इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑफिस अप्लायंसेस, अमाउंट में डैश। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है? एक और सम सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 4, ये मेरे पास पुराना बुक है, इसलिए मैंने असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर चेंज करके इसको किया है। आपके पास नया बुक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बी लिमिटेड अ न्यूली फॉर्म्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज़ फर्निशेज यू द फॉलोइंग डिटेल्स टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन अलाउड फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 एंड 2020-21। 2 असेसमेंट ईयर का सम है। 4 असेट्स हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है 2/4/2018।
7 5 18, 15 12 18, 5 12 5 5 19। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंपनी ने कितना चार्ज किया 15%। आपको सिर्फ ये बताना है कि डेप्रिसिएशन कितना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसने निकाल करके दे दिया है, आपको कुछ करने का ज़रूरत उसमें नहीं है। जस्ट देखिए कैसे करेंगे। आइए सॉल्यूशन दिखाते हैं हम आपको। कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। सबसे पहले तो हम एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे। प्लांट ए कंपनी ने कितना दिखाया डेप्रिसिएशन, आप देखिए 15%। यूज़ बिजनेस में कब आया 2018 में, तो ये 80 दिन से ज़्यादा ही यूज़ हुआ है। इसका मतलब इसका डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए था, 20% होना चाहिए था। इसलिए प्लांट ए पे हम 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 5 लाख का 1 लाख। हमारे पास 2 असेसमेंट ईयर है। सवाल ये है कि कौन से असेसमेंट ईयर पे जाएगा, 19-20 या फिर 20-21। आपको क्वेश्चन देखना होगा और समझना होगा। कब खरीदा भाई, 2/4/2018। तो ये 2/4/2018 कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 को। तो जो 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ है वो कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च 2019 को। मतलब इस वाले असेसमेंट ईयर में पढ़ रहे हैं, 2019-20 असेसमेंट ईयर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1/4/18 को स्टार्ट हुआ बिजनेस और वो कंप्लीट कब होगा अकाउंटिंग, 31 मार्च 2019। तो 1/4/18 से 31 मार्च 2019 आपका प्रीवियस ईयर है। तो उसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 1/4/18, 31 मार्च 2019 को कंप्लीट हो रहा है, मतलब 18-19 को कंप्लीट होता है। 18-19 के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 19-20। इसका मतलब ये 18-19 का जो डेप्रिसिएशन है वो 19-20 असेसमेंट ईयर पे जाएगा। हम आपको बोले थे, हम आपको बताए थे बाबू कि जिस साल में मशीनरी परचेस होगा उसी साल में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, आपके पास 2 असेसमेंट ईयर है, 19-20 और 20-21। लेकिन सवाल में ये परचेस हो रहा है 2/4/18 को, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1/4/18 को। क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2019 को। मतलब 1/4/18 से लेके 31 मार्च 2019 आपका प्रीवियस ईयर है। तो उस प्रीवियस ईयर के लिए असेसमेंट कौन सा होगा, 19-20 होगा। जब 18-19 आपका प्रीवियस है, इसका मतलब 19-20 आपका असेसमेंट होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो 5 लाख का डेप्रिसिएशन दिखा है वो कहाँ पे दिखा है, असेसमेंट ईयर 2019-20 पे 1 लाख। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा। प्लांट बी 7/5/2018 को, ये भी स्टार्ट आपका 1 अप्रैल 2018 ही को हो गया होगा। तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 प्रीवियस ईयर के अंदर ये वाला प्लांट बी आ रहा है। इसका मतलब इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, वापस 19-20। तो प्लांट बी 3 लाख का, यहाँ पे देखिए 3 लाख का, लेकिन डेप्रिसिएशन कितना दिया, 15% दिया है। आपको 20% देना है क्योंकि 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है। 60,000 का डेप्रिसिएशन 19-20 पे। उसके बाद प्लांट सी पे ध्यान दो, 15/12/2018 को ये परचेस हुआ। ये भी आपका प्रीवियस ईयर 18-19 है। तो असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, 19-20। 2 लाख का 15% कंपनी ने दिया है। लेकिन आप ध्यान दें, ये 15/12 को परचेस हुआ है, मतलब ये 180 दिन से कम यूज़ हुआ है। आप ऐड कर लीजिएगा, 15/12/2018 एंड कब होगा, 31 मार्च 2019 को। आप 15/12 से लेकर 31 मार्च 2019 तक कैलकुलेटर में ऐड करिए दिन को, आपका 180 दिन से क्या होगा, कम होगा। इसलिए 2 लाख का 10% 20,000, चूँकि 18-19 पे ये भी था इसलिए 19-20 पे मिलेगा। उसके बाद देखिए प्लांट डी कब परचेस हुआ, 5/5/2019 को। मतलब ये 18-19 प्रीवियस ईयर पे नहीं है, 19-20 प्रीवियस ईयर पे। अगर ये इसका 19-20 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 20-21 होगा। प्लांट डी 20% के हिसाब से 1 लाख, 20% आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन में प्रीवियस ईयर में डैश, असेसमेंट ईयर में टोटल 20,000। आप एक बात यहाँ पे सवाल में वापस देखिए कि 5/5/2019 को परचेस हुआ है। तो जिस साल में परचेस होता है बाबू, डेप्रिसिएशन उसी साल में मिलता है। ये सारा 2018-19 पे परचेस हो रहा था, इसलिए हम लोग 2019-20 पे देखा है। लेकिन ये लास्ट वाला 2019-20 पे परचेस हुआ है, इसलिए हम लोगों ने 20-21 पे डेप्रिसिएशन दिखाया। टोटल आपका ये 1,80,000 हो गया, ये 20,000 हो गया। ये हमने आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल लिया। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। अब आपको कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करना है प्लांट का, जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था बाबू, 15% था फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 एंड 20-21। 2 असेसमेंट ईयर का है। आपको पता होगा कि अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में डेप्रिसिएशन निकाले थे, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या चाहिए होगा, रिटेन डाउन वैल्यू, WDV। तो हमारे पास
असेसमेंट ईयर 19-20 है, इसका मतलब है आपको सबसे पहले WDV चाहिए। तो 2019-20 अगर असेसमेंट ईयर है तो ये स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 2018 से, इसलिए हमको WDV कब का चाहिए? 1 अप्रैल 2018 का। रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1/4/2018, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। असेसमेंट ईयर 2019-20 का अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो आपको WDV चाहिए। इसका ओपनिंग WDV मतलब रिटेन डाउन वैल्यू ओपनिंग बैलेंस पे। तो 2019-20 स्टार्ट कब से हुआ होगा प्रीवियस ईयर? 1 अप्रैल 2018 से। तो 1 अप्रैल 2018 के साथ हमारे पास कोई WDV नहीं है। उसके बाद हमको चाहिए 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक का परचेस, एड परचेस ड्यूरिंग द ईयर। आप क्वेश्चन में देखें 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक का कितना परचेस है। आप देखिए आपके पास 3 परचेस है 2018-19 का, 1 2 3, ये तीनों साल 2018-19 से भर रहा है, मतलब 5 3 8 2 10 लाख का टोटल परचेस है। इसलिए हम लोग दिखाएंगे परचेस ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख। WDV में डैश था, यहाँ पे गलती से लिखा गया था, मैंने काट दिया, डैश लिखिएगा 10 लाख। उसके बाद हमको चाहिए सेल है नहीं, सेल नील। उसके बाद चाहिए डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। अब सवाल ये है कि किस तरह से निकालेंगे। आप ध्यान दें कि आपके पास टोटल 10 लाख का वैल्यू बचा हुआ है, ये 10 लाख का वैल्यू बचा हुआ है। ये 10 लाख में से आपको देखना है कि ये 10 लाख क्या पूरा साल चला। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 5 लाख 3 लाख, ये तो आपका 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ, लेकिन 2 लाख कब आया था? दिसंबर में आया था, मतलब ये 2 लाख आपका 180 दिन से कम यूज़ हुआ है। आइए दिखाते हैं हम आपको। डेप्रिसिएशन आपका 8 लाख का कितना परसेंट लगेगा? 15% लगेगा, चूँकि कंपनी 15% पे यूज़ कर रही है, 15% लगेगा। और बाकी जो 2 लाख रेस्ट है, चूँकि वो 180 दिन से कम यूज़ हुआ है, इसलिए 7.5% लगेगा। 8 लाख का 15% निकाल लीजिएगा, 2 लाख का 7.5% निकालिएगा, दोनों को ऐड करिएगा, आपका आएगा 1,35,000। और ऊपर में हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा, कितना बाबू? 1,80,000। यहाँ पे हम दिखा देंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन आज कंप्यूटेड 1,80,000 आएगा आपका। 3,15,000 लेस करके 6,85,000, 6,85,000, ये आपका निकल जाएगा WDV एज ऑन 1/4/2019। अब हम लोग 19-20 प्रीवियस ईयर पे आ रहे हैं। अगर 19-20 प्रीवियस ईयर पे आ रहे हैं, इसका मतलब आपको 19-20 का परचेस देखना पड़ेगा। देखिए 19-20 में सिर्फ एक ही परचेस है 1 लाख का, ये 19-20 प्रीवियस ईयर है आपका, 1 लाख का परचेस है। हम यहाँ पे आएंगे, एड परचेस 1 लाख, टोटल 7,85,000, सेल नहीं है इसलिए 7,85,000 रह जाएगा। अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो 1 लाख का परचेस किए आप, ये कब किए आप? 5/5/2019 को। तो ये तो 180 दिन से ज़्यादा ही यूज़ हुआ है 100%। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे अलग अलग करने का ज़रूरत नहीं है। लेस डेप्रिसिएशन 7,85,000 इंटू 15%। आपको यहाँ पे 7.5% कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो WDV है आपका 6,85,000, ये भी तो पूरे साल में रहा, और ये 1 लाख भी 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ, मतलब पूरा का पूरा 7,85,000 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ, इसलिए हम लोग डायरेक्टली 50% चार्ज कर देंगे। 1,17,750। एडिशनल डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला था? 20,000 निकाला था, 20 ईयर यहाँ बैठा देंगे, 1,37,750 आपका WDV निकल जाएगा। 1/4/2020 का 6,47,250। बुक में इस सवाल को रॉन्गली सॉल्व किया गया है, इसलिए बुक का सॉल्यूशन पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑफ परचेस में लेते हैं, बुक वाले ने दोनों साल के अंदर दिखा दिया है। फिर एक नोट्स देंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेस ओनली, सो नो एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट ए एंड प्लांट बी इन द असेसमेंट ईयर 2020-21। चूँकि एडिशनल डेप्रिसिएशन से प्रीवियस ईयर में अलाउ किया जाता है, इसलिए प्लांट ए प्लांट बी का असेसमेंट ईयर 20-21 में नहीं दिखाया गया है। एंड फॉर प्लान डी इन द असेसमेंट ईयर 2019-20, और प्लान डी का आपका 19-20 में नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए आप, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी का हमने सिर्फ असेसमेंट ईयर 2019-20 में दिखाया है, इसलिए उसके लिए मैंने नोट्स लिखा, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द ईयर ऑफ परचेज ओनली, सो नो एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट ए एंड प्लांट बी एंड प्लांट सी। यहाँ पे एक और होगा क्योंकि 4 प्लांट है ना हमारे पास, एंड प्लांट सी इन द असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड फॉर प्लांट डी इन द असेसमेंट ईयर 2019-20। ये आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट था। प्लीज़ टेल मी, अगर आपका क्लियर नहीं है कमेंट करिएगा।
क्लियर किया जाएगा। आपका होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन 5। इसके बाद हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या नाम है बाबू? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। उसका भी हम लोग सम कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। हम लोग जानते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ WDV ऑफ एसेट्स माइनस सेल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। उसके बाद बैलेंसिंग चार्ज कैसे निकलता है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ WDV ऑफ एसेट्स माइनस सेल वैल्यू प्लस स्क्रैप वैल्यू। देखो यहाँ पे सेल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू है, यहाँ पे सेल वैल्यू प्लस स्क्रैप वैल्यू है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, आपके बुक से है ये। इम्पोर्टेड लिमिटेड इज अ पावर जनरेटिंग यूनिट, ये पावर जनरेटिंग यूनिट है, ध्यान रखना। ऑन 1/4/17 इट्स परचेज अ प्लांट ऑफ ₹50 lakhs एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, जो कि एलिजिबल है डेप्रिसिएशन 15% ऑन SLM। आपको याद होगा कि हम बताए थे डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ WDV पे होता है, लेकिन एक ही यूनिट ऐसा है जो SLM यूज़ कर सकता है और वो है पावर जनरेटिंग यूनिट। इसलिए मैंने कहा था ध्यान रखना ये पावर जनरेटिंग यूनिट है, इसलिए ये SLM यूज़ करेगा। कंप्यूट बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन अज्यूमिंग द प्लांट इज सोल्ड ऑन दिस डेट। आपको या तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन निकालना है या बैलेंसिंग चार्ज निकालना है। आइए हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो सबसे पहले आपको WDV चाहिए होगा। डेप्रिसिएशन कोई सा भी हो, आपको सबसे पहले WDV चाहिए होगा, तो हम लोग सबसे पहले WDV निकालेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल में क्या बोला आपको, बैलेंसिंग चार्ज या फिर टर्मिनल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। अब देखिए टर्मिनल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ WDV ऑफ एसेट्स। ये देखिए WDV ऑफ एसेट्स ऑन 1/4/2019। उसके बाद क्या है बाबू, माइनस सेल। ये देखिए माइनस सेल। अभी हम वैल्यू पे ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। उसके बाद क्या है, माइनस सेल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, ये था। बैलेंसिंग चार्ज का फॉर्मूला क्या था, नेगेटिव वैल्यू ऑफ WDV। तो ये सवाल नेगेटिव वैल्यू ऑफ WDV जब आप कब निकलेगा ध्यान रखिएगा, जब आप टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज का सम कर रहे हो तो इसी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ निकलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, जो टर्मिनल डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो एक साथ निकालते हैं बैलेंसिंग चार्ज के साथ। आप ध्यान दें, सही से समझ में आ जाएगा। तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला नेगेटिव वैल्यू ऑफ WDV एसेट्स माइनस सेल वैल्यू प्लस स्क्रैप वैल्यू। दोनों ही केसेस में आपका WDV से सेल लेस हो रहा है। यहाँ पे सेल प्लस स्क्रैप लेस हो रहा है, वहाँ पे सेल या स्क्रैप लेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। हमको चाहिए सबसे पहले, अगर आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन निकालना है तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ WDV, इसलिए हम लोग WDV निकालेंगे। आइए देखते हैं। WDV एज ऑन 1/4/2019 हमने यहाँ पे लिखा है 50 lakhs। क्यों लिखा, देखिए सवाल में 50 lakhs दिया हुआ WDV। उसके बाद लेस डेप्रिसिएशन नॉर्मली एट द रेट ऑफ 15%, 7.5 लाख। आपका बैलेंस बचा 42,50,000। आप यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे हम 1/4/19 लिखे और यहाँ पर 1/4/18 लिखे। क्या ये गलत है? नहीं सर, ये गलत नहीं है। हम इस डेट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस डेट पे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। आपका ओरिजिनल कॉस्ट 50 लाख का दिया हुआ था, WDV तो निकालना है हमें, निकला हुआ है नहीं। और डेप्रिसिएशन कितना परसेंट वो लोग चार्ज करने बोला है, 15% चार्ज करने बोला है। SLM पे 15% चार्ज किए, तो आपका WDV 1/4/18 का आ गया 42,50,000। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका ऑन 1/4/17 इट्स प्लांट 50,000, मतलब ये जो ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है ये 1/4/17 पे दिया हुआ है। एज ऑन 1/4/17 50 लाख, डेप्रिसिएशन 15% करके 1/4/18 का WDV निकल गया। फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 7.5 लाख। चूँकि ये SLM मेथड है, इसे डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे दिया जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम। हम लोग बचपन में पढ़े थे 11 पे, SLM पे डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स होता है, इसलिए आपका 7.5 लाख यहाँ पे भी होगा। WDV आपका निकल गया 35 लाख का 1/4/2019। सवाल ये सर हम 1/4/2019 का ही क्यों निकाले WDV, क्योंकि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है सेल हो रहा है यहाँ पर 21/4/2019 को, मतलब आपका प्रीवियस ईयर 1/4/2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक है, मतलब 19-20 है, इसलिए हम लोग 19-20 का WDV निकालें। तो हम लोगों ने WDV कितना निकाला एक बार देख लीजिए, 35 lakhs। WDV एज ऑन आपके पास 4 प्लांट है, प्लांट ABCD सेल हो रहा है, तो 35 लाख 35 लाख 35 लाख। WDV तो सेम रहेगा। सेल कितना पे हो रहा है ध्यान दो, पहला सेल 7.5 लाख का 7,50,000, दूसरा सेल 30 लाख का 45 लाख का, तीसरा सेल 55 लाख का
नेक्स्ट सेल। उसके बाद ये आपका बैलेंस बच रहा है 2750, 5 लाख, ये 10 लाख आपका नेगेटिव वैल्यू बच रहा है और ये 20 लाख आपका नेगेटिव वैल्यू बच रहा है। तो हम आप फिर से फॉर्मूला में, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन है और नेगेटिव है तो आपका बैलेंसिंग चार्ज है। सबसे पहले टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए ये आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, ये बैलेंसिंग चार्ज दोनों नेगेटिव है इसलिए ये आपका दोनों क्या है बोलिए, आपका ये बैलेंसिंग चार्ज है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग चार्ज 10 लाख था, 10 लाख पॉजिटिव खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग चार्ज 20 लाख था, यहाँ पे 15 लाख हमने लिया, इसका मतलब 5 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है? बुक में दूसरे तरह से सॉल्व किया गया, मैंने एक आसान और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। टर्मिनल डेप्रिसिएशन आपका पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है इसलिए हमने आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन दिखा, और बैलेंसिंग चार्ज आपका नेगेटिव वैल्यू दिखाता है, हमने आपको नेगेटिव वैल्यू दिखा दिया। यहाँ पे आपका नेगेटिव पॉजिटिव सेट ऑफ हो गया, लेकिन यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ डिफरेंस रह गया, उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद एक और नोट्स देंगे, क्या नोट्स देंगे आइए देखिए। ये जो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाले हैं उस चीज़ के लिए नोट्स दिए, मतलब बैलेंसिंग चार्ज के लिए। नोट नंबर 2, बैलेंसिंग चार्ज कैनॉट एक्सीड्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बैलेंसिंग चार्जेस कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग चार्ज आपका कितना है, 20 लाख है। हम आपको बता रही है 10 कहाँ से आया और 15 कहाँ से आया। तो बैलेंसिंग चार्जेस आपका कितना है बाबू, टोटल 20 लाख है, एक 10 लाख है, एक 20 लाख है। हम यहाँ लिख रहे हैं कि बैलेंसिंग चार्जेस कैनॉट एक्सीड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, ये 7.5 लाख और ये 7.5 लाख, टोटल कितना हो जा रहा है आपका 15 लाख। इसका मतलब आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का है, टोटल 15 लाख का है। बैलेंसिंग चार्जेस कितना का है, 10 लाख का है, इसलिए आपका पूरा 10 लाख बैलेंसिंग चार्जेस हो गया। लेकिन इस केस में बैलेंसिंग चार्जेस कितने का है, 20 लाख का है। तो बैलेंसिंग चार्जेस कैनॉट एक्सीड्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बैलेंसिंग चार्जेस कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 15 लाख है, इसलिए हम लोग उसको 15 लाख का बैलेंसिंग चार्ज देंगे, 20 लाख का नहीं देंगे। यहाँ देखिए हमने दिखाया डेट इज रुपीज़ 15 लाख, दोनों को ऐड करके। सी नोट 1, इन केस नेगेटिव बैलेंस, इन केस डी नेगेटिव बैलेंस इज 20 लाख बट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 15 लाख ओनली, हैंस बैलेंसिंग चार्ज रेस्ट्रिक्टेड टू 15 लाख, इसलिए उसको बैलेंसिंग चार्ज 15 लाख ही दिया जाएगा। एंड द बैलेंस दैट इज रुपीज़ 5 लाख शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बैलेंसिंग चार्जेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। चूँकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 लाख है इसलिए इसको 20 लाख नहीं 15 लाख मिलेगा, और जो डिफरेंस होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है? अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा, इसका नाम है साइंटिफिक रिसर्च। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप सही से समझें, पहला बात। दूसरा बात, इस टॉपिक से लास्ट ईयर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल वापस आएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 बातें हैं, एक है इन रिसर्च, एक है आउटसाइड रिसर्च, मतलब डोनेशन दे करके। तो इन रिसर्च से लास्ट ईयर सवाल नहीं आया है, लास्ट ईयर इन रिसर्च से सवाल नहीं है। तो लास्ट ईयर सवाल अगर इन रिसर्च से नहीं आया है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर से आया है। मतलब इसमें 2 बात पढ़नी है, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च में 2 बातें हैं, एक है इन रिसर्च, एक है कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया वो इन रिसर्च से आया, 5 मार्क्स में, शायद आप देख लीजिएगा, लेकिन इतना कन्फर्म है कि इस टॉपिक से सवाल आया है। तो आपको एक बात बता दें, इस चैप्टर से टोटल 15 मार्क्स का सवाल बनेगा, 10 मार्क्स का आपका पीजीबीपी का सवाल होगा, और जो 5 मार्क्स का होगा या तो इस साइंटिफिक रिसर्च से होगा, या तो एडिशनल डेप्रिसिएशन से होगा, या तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन से होगा। ये 3 टॉपिक आपको एकदम अच्छा से पढ़ना और समझना है, क्योंकि इससे 5 मार्क्स से एक सवाल एकदम कंफर्म है, और जो कि बहुत इजी है, आपने देखा है अब तक। आइए हम साइंटिफिक रिसर्च भी दिखाते हैं, ये आपको और ज़्यादा इजी लगेगा। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 पे आता है। इसमें 2 बातें पढ़नी है। पहली बात, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी। अगर एक्सपेंडिचर किसने इनकर्ड किया हो, एसएससी ने खुद इनकर्ड किया हो, इसको हम लोग इन हाउस रिसर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन हाउस रिसर्च, मतलब अपने ही घर में किसी और से हम लोग क्या करवा रहे हैं, रिसर्च करवा रहे हैं। एनी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड on scientific for in-house research related to its business is allowable as deduction। आपने कोई भी रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड को छोड़ के, किस चीज़ पर, साइंटिफिक पर,
फॉर इन हाउस रिसर्च जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो, पूरा का पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा। नंबर 2, डिडक्शन इज ऑल्सो अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी और परचेस ऑफ मटेरियल। अगर आपने सैलरी दिया है किसी को या फिर मटेरियल इनपुट परचेस किया फॉर सच साइंटिफिक रिसर्च ड्यूरिंग 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब ये कि अगर आपने बिजनेस में सैलरी दिया है, परचेस ऑफ मटेरियल करा है पिछले 3 सालों के अंदर, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से 3 साल पहले अगर आपने मटेरियल परचेस करा है या किसी को सैलरी दिया है तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। सच डिडक्शन इज़ अलाउड इन द ईयर इन विच इट हैज़ कमेंस इट्स बिजनेस। और ये डिडक्शन आपको उस साल में मिलेगा जिस साल आपने क्या करा बाबू, बिजनेस स्टार्ट करा है। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस से पहले इनकर्ड किया है तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा जिस साल में बिजनेस कमेंस्ड होगा। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 है इन केस ऑफ कंपनीज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ article or thing, deduction of 150% of expenses incurred on scientific research or in-house research and development facility is allowed। मतलब अगर आपका कंपनी बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो आपको 150% रिडक्शन मिल जाएगा, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो या फिर इन हाउस रिसर्च हो, दोनों बात देखिए। डेवलपमेंट फैसिलिटी के लिए इज अलाउड अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग। सिर्फ आपको लैंड का नहीं मिलेगा और बिल्डिंग का नहीं मिला। अभी कुछ से पहले हमने पढ़ा आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर सारा मिलेगा लेकिन वहाँ पे आपको लैंड का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस कर रहे हो तो आपको लैंड के अलावा बिल्डिंग का भी रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये था इन हाउस रिसर्च। अब है कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स। अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो आउटसाइडर्स को, मतलब किसी और को दे रहे हो कि लो भाई तुम अपना रिसर्च करो, मतलब कोई भी कंपनी रिसर्च कर रही है तुम उसको डोनेशन दे रहे हो, कंट्रीब्यूट कर दे रहे हो। कंट्रीब्यूशन मेड बाय एनएसएससी टू सर्टेन स्पेसिफाइड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी एंटाइटल्ड टू वेटेड डिडक्शन एज फॉलोज। आइए हम देखते हैं, ये बहुत आसान है। सेक्शन 35(1) क्लाउज 2, contribution made to notified approved research association, university, college, other institution for scientific research। अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है किसको, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन को जो अप्रूव्ड है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो आपको 150% रिडक्शन मिलेगा, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है 35 सबसेक्शन 1 क्लाउज 2A, अगर आपने किसी अप्रूव्ड नोटिफाइड कंपनी को दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो आपको 100% रिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद है 35(1) क्लाउज 3, अगर आपने नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दिया है तो आपको 100% मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2 साइंटिफिक रिसर्च था, अगर कंपनी को दे रहे तो 100% और किसी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को दे रहे तो 150%। लेकिन यहाँ पे है कि अगर सोशल साइंस या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए तो आपको 100% मिलेगा किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज को। उसके बाद है 35(2A) अप्रूव नेशनल लैबोरेटरी को दे रहे या फिर यूनिवर्सिटी, फिर या IIT या फिर स्पेसिफाइड पर्सन टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन अंडर अप्रूव प्रोग्राम, तो आपको 150% मिलेगा। हम इसको आपको चार्ट के थ्रू समझाएंगे, आप समझने का कोशिश करिएगा। चार्ट आपके सामने देखिए। साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35। साइंटिफिक रिसर्च मीन्स क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड्स ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंसेज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। साइंटिफिक रिसर्च हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए गवर्नमेंट इसे प्रमोट भी करती है। अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च पे एक्सपेंसेस होता है आपका, अगर आपका साइंटिफिक रिसर्च पे क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो गवर्नमेंट आपको दिल खोल कर डिडक्शन देने के लिए रेडी है। आइए हम देखते हैं साइंटिफिक रिसर्च पे अगर कोई भी एसएससी दो तरीके से रिसर्च पे एक्सपेंसेस कर सकता है। पहला, आप खुद अपने इन हाउस रिसर्च फैसिलिटीज़ से रिसर्च करवा रहे हो। मान लो आप क्या कर रहे हो, इन हाउस रिसर्च फैसिलिटीज़ से रिसर्च करवा रहे हो। दूसरा, आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लाइक
इसरो या फिर अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर आईआईटी या फिर यूनिवर्सिटीज़ को डोनेशन दे सकते हो, मतलब कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स। सेकेंड वाला जो केस है, मतलब ये वाला केस है, गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं होता है, बिकॉज चीटिंग का कोई चांसेस ही नहीं होता है। हम किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सपोज 1 लाख रुपया देते हैं, कितना देते हैं बाबू, 1 लाख रुपया देते हैं, तो गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। डिडक्शन नॉर्मली अलाउड है, इवन वेटेड डिडक्शन अलाउड है। अगर आप 1 लाख दे रहे हो तो आपको 150% तक भी डिडक्शन देगी गवर्नमेंट। मीन्स 1 लाख देते हैं तो डिडक्शन आपको 1,50,000 तक का मिलेगा। लेकिन अगर आप ये एक्सपेंसेस खुद करते हो तो गवर्नमेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगी, ये वाला पोर्शन के बारे में बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि वो जानती है ये बंदा चीटिंग कर सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ आपने जो एक्सपेंस किया वो कब किया, आपने बिजनेस करने से पहले एक्सपेंस किया या बिजनेस करने के बाद एक्सपेंस किया। मोस्टली क्या होता है, रिसर्च से पहले की एक्सपेंसेस बिजनेस से मोस्टली क्या होता है ना, कि रिसर्च से पहले हम लोग जो प्रोडक्ट कंप्लीट करते हैं फिर उसे बिजनेस स्टार्ट होता है। मोस्टली यही होता है ना कि रिसर्च से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बिजनेस स्टार्ट होता है। चलिए हम चार्ट के थ्रू एकदम क्लियरली समझते हैं। अगर आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हो तो आपसे गवर्नमेंट सवाल करेगी कि रिसर्च बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन रिसर्च एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी रिलेटेड टू बिजनेस। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक्सपेंस की है तो हो सकता है कि आप रिसर्च 50 साल या 100 साल से कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको सारे एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करेगी। वो एक रेलिवेंट पीरियड मींस रीजनेबल पीरियड का एक्सपेंसेस अलाउ करेगी। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के 3 साल पहले तक का एक्सपेंसेस अलाउ करेगी, अप टू 3 years बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट। आपको कितना पहले का अलाउ करेगी बाबू, सिर्फ 3 साल पहले तक का आपको अलाउ करेगी। सपोज आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 को, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, आप लोग मत लिखिएगा। सपोज आपका 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल 2016 से लेकर के आपको 31 मार्च 2019 तक का सारा एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट डिडक्शन देगी। मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक का आपको सारा का सारा एक्सपेंसेस रिडक्शन दे देगी। इसका मतलब ये है कि 2016 से पहले के एक्सपेंसेस आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। अगर रिसर्च आपका कंप्लीट होता है 1 अप्रैल 2019 को, या फिर बिजनेस स्टार्ट कब होता है 1 अप्रैल 2019 को, प्लीज़ फिर से समझिएगा। कंपनी ने क्या कहा कि हम आपका 3 साल तक का, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले 3 साल तक का जो एक्सपेंसेस है मैं आपको अलाउ करूंगा। तो हमने अज्यूम किया कि बिजनेस स्टार्ट कब हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को। इसका मतलब बिजनेस कब तक का एक्सपेंसेस को अलाउ करेगी, इससे पहले 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक का एक्सपेंसेस को क्या करेगी, आपको अलाउ करेगी। इसका मतलब इससे पहले वाला जो पीरियड है 1 अप्रैल 2016 से पहले वाला पीरियड है, इसके लिए वो आपको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि रूल में लिखा हुआ है कि अप टू 3 years बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। अगर ऐसा है तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, 100% ऑफ डिडक्शन इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। लेकिन अगर आपने एक्सपेंसेस बाद में किया है या जिस साल में किया है उसी साल में आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक्सपेंसेस पहले किया है तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगा कि आपने कौन से एक्सपेंसेस पहले किए हैं। अगर आपने बाद में किए तो आपसे पूछेगी कि भाई आपने कौन से एक्सपेंसेस बाद में किए। तो आपको 100% तो मिलेगा। कब मिलेगा, इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, मतलब जिस साल में बिजनेस स्टार्ट होगा उस साल में मिलेगा। आपको 2 तरह के एक्सपेंसेस अलाउ किए जाएंगे, एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंसेस 100% अलाउड है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंसेस में सिर्फ आपको सैलरी और रॉ मटेरियल का रिडक्शन मिलेगा, क्योंकि बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सारे एक्सपेंसेस क्यों किए जाए, आप सोचिए ना, हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे,
क्या नाम है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का भी इस्तेमाल करेंगे, जहाँ तहाँ पैसा खर्चा करेंगे जिसका ज़रूरत भी नहीं है। तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले अमूमन दो चीज़ों पे पैसा लगता है, एक तो सैलरी देना पड़ता है और दूसरा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, क्योंकि हम उस पर क्या करते हैं, उससे प्रोडक्ट तैयार करते हैं। सिंपली ये समझे कि जो रिसर्च से रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वही अलाउड किए जाएंगे, और रिसर्च से जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो दो ही चीज़ है, एक है आपका सैलरी और दूसरा है मटेरियल इनपुट, जो हम लोग नोट से पढ़ चुके हैं। आप सोचिएगा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट मिल जाए, रेंट का रिडक्शन मिल जाए, तो ये आप सिर्फ सोच सकते हैं, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर सारा अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड एक्सेप्ट लैंड। आपको लैंड का रिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी सारा चीज़ का रिडक्शन मिलेगा। लैंड का रिडक्शन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये लैंड जो है वो डेप्रिशिएट होता नहीं है। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है मैंने इसको 35(1) में दिखाया है, 1 क्लाउज 1 में, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका 35(1) क्लाउज 4 आप भी दिखा दीजिएगा अगर नोट्स में आपके लिखा हुआ नहीं है। ये था आपका बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला एक्सपेंसेस। उसके बाद है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहे या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर रहे, फुल्ली अलाउड है, फुल्ली अलाउड है, 100% अलाउड एक्सेप्ट ऑफ लैंड। कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम केसेस है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड है, इसमें कोई कंडीशन नहीं। जैसे इसमें कंडीशन था ना कि सिर्फ मटेरियल और सैलरी पे आपको मिलेगा क्योंकि वो रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, लेकिन आफ्टर बिजनेस स्टार्ट होने के सारा एक्सपेंसेस रेवेन्यू होता है और वो रेवेन्यू क्या है, सारा का सारा आपका अलाउड है। एक स्पेशल सेक्शन आपको याद रखना है और वो है 35(2)AB। अब तक हमें 100% डिडक्शन मिल रहा था, लेकिन इस सेक्शन में हमें 150% डिडक्शन मिलेगा। इस सेक्शन में हमें 150% डिडक्शन मिलेगा सिर्फ करेंट ईयर एक्सपेंसेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर एक्सपेंसेस के लिए। याद रखिएगा 35(2)AB सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर एक्सपेंसेस के लिए, प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे सारा एक्सपेंसेस का रिडक्शन मिलेगा, चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर कैपिटल हो, एक्सेप्ट लैंड एंड ऑल्सो बिल्डिंग। अब तक हम लोग दो चीज़ पर है, एक जगह लैंड का रिडक्शन नहीं मिल रहा था ना आपको, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों पे रिडक्शन नहीं मिलेगा। देखिए आप 100% रिडक्शन अलाउड ऑफ एनी करेंट ईयर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट लैंड और बिल्डिंग। मतलब आपको 35(2)AB का रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर पे मिलेगा, प्रीवियस ईयर पे नहीं मिलेगा। और किस पे नहीं मिलेगा, लैंड पे नहीं मिलेगा और बिल्डिंग पे नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ये पता करना है कि कब मिलेगा और क्यों मिलेगा। इफ़ एसएससी इज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंगेज इन बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस, ये जो आपको 150% रिडक्शन मिलेगा ये उसी समय मिलेगा जब आपकी कंपनी क्या कर रही हो बाबू, बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तब आपको 100% नहीं, कितना परसेंट रिडक्शन मिलेगा बाबू, 150% रिडक्शन मिलेगा। ये था आपका इन रिसर्च एक्सपेंसेस। अब आते हैं हम लोग इन हाउस रिसर्च कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइड रेट, यानी डोनेशन टू आउटसाइडर। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि ये वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है या फिर नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये बिजनेस से रिलेटेड रहे या ना रहे, आपको रिडक्शन मिलेगा। पहला 35 सबसेक्शन 1 क्लाउज 2, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया तो 150% अलाउड है, और अगर आपने फिर से साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया तो 100% अलाउड है। लेकिन अगर आपने सोशल साइंस या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए किया है तो आपका कितना परसेंट अलाउड है। अगर आपने सोशल साइंस या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए किया तो भी आपका 100% अलाउड है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे हमने सेक्शन 35(2)A भी दिखाया था, वैसे यहाँ पे सेक्शन 35(2)A है, एक स्पेशल सेक्शन यहाँ पे भी है। ये वाला जो एक स्पेशल सेक्शन था ये आपका करंट ईयर पे लगता था, हमने सिखाया, और 150% आपको मिलेगा। यहाँ पे सही कर लीजिए, 150% आपको मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे भी 150% मिलेगा 2A में। 150% डिडक्शन अलाउड if contribution made to national laboratory, university, IIT, a specified person for scientific research under on approved program। अगर आपकी कोई जो कंपनी है
कंट्रीब्यूशन आपने उसको दिया है, आपकी कंपनी ने किसी और की कंपनी आपने उसको कंट्रीब्यूट करा है, डोनेशन दिया है, किसको, नेशनल लाइब्रेरी को, यूनिवर्सिटी को, आईआईटी को, या फिर किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, तो एज पर सेक्शन 35(2)(a) आपको 150% डिडक्शन मिल जाएगा। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है? हम आपको ये दिखा दिए, अब आपको एक सम सॉल्व करके दिखाते हैं। आइए देखते हैं। डायग्राम को जहन में रखिएगा जो हमने आपको दिखाया है, जिसके पास नोट है उसको सामने रखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा जब इस आप सवाल को सॉल्व करेंगे। मिस्टर आसिफ फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20, कंप्यूट द डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 35। आपको 35 पे दिखाना है कि कितना क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन फॉर द असेसमेंट ईयर 20-21 वाइल कंप्यूटिंग इज इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। पहला है अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हमने किसको पेमेंट किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को। किस चीज़ के लिए बाबू? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। बताओ कितना % रिडक्शन मिलेगा? हमने किसको पे किया वो देखिए आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को क्या किया है? पे किया है। अब हमारा सवाल है आपसे, कितना % डिडक्शन मिलेगा? एक बार डायग्राम देख लो, क्लियर होगा। ये देखिए आपका डायग्राम आपके सामने है, बताइए कितना % रिडक्शन मिलेगा और कौन सा सेक्शन पे मिलेगा? आपको याद होगा हम बताए थे बाबू कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन को क्या देते हैं बाबू? डोनेशन देते हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो आपको कितना % रिडक्शन मिलेगा बताइए? चलिए मैं बताता हूँ। अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट को साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा 150% का। आइए सॉल्यूशन देखते हैं, साथ साथ में ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, पेमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च, हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए पेमेंट करा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को। कितना पेमेंट किया? 1 लाख। सेक्शन 35(1)(1), सेक्शन याद रहे तो सेक्शन का कॉलम बनाइएगा वरना नहीं बनाइएगा। सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लाउज 1, 150% का रिडक्शन मिलेगा। मतलब आपने 1 लाख दिया और आपको रिडक्शन कितने का मिल जाएगा? 1,50,000 का। उसके बाद देखो, अमाउंट पेड टू आईआईटी दिल्ली, हमने आईआईटी दिल्ली को दिया। याद करो आईआईटी दिल्ली जो आपका स्पेशल केस था 35(2)(a) वाला, उसमें रिडक्शन मिलेगा। कितना % मिलेगा? 150%। फिर से आइए, आईआईटी दिल्ली को हमने 2.5 लाख का पे किया 35(2)(a) के अंतर्गत, मतलब अकॉर्डिंगली 150% 3,75,000। उसके बाद है अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, एक कंपनी। आपको याद होगा कोई भी कंपनी को अगर आप पे करते हो किस चीज़ के लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो आपको 100% रिडक्शन मिलेगा। ये देखिए एक्स लिमिटेड 4 लाख 35(1) क्लाउज 2A 100% मिलेगा 4 लाख। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च, ये था आपका एक्सपेंडिचर टू आउटसाइडर, मतलब डोनेशन टू आउटसाइडर या फिर कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर। लेकिन यहाँ पे क्या इन हाउस रिसर्च है। इन हाउस रिसर्च में आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रहे हैं, फुल्ली अलाउड होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3 लाख का 35(1)(1) में आपका फुल्ली अलाउड है 100% 3 लाख का। उसके बाद देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड। आपको याद होगा कि कॉस्ट ऑफ लैंड का रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है? 5 लाख का। कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल कितने का? 7.5 लाख का। इसका मतलब सिर्फ आपको 2.5 लाख का रिडक्शन मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड हम लोग क्या किए? 7.5 लाख से 5 लाख हटा दिए, 2.5 लाख का रिडक्शन मिल जाएगा। 35 सबसेक्शन 1 क्लाउज 4 पे 100% का मतलब 2.5 लाख टोटल हो जाएगा। रिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 35 14,75,000। प्लीज़ टेल मी यहाँ तक आपका क्लियर है? स्टिल कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट्स रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और उस डाउट को क्लियर करिएगा। थैंक यू सो मच।